हेलो गाइस। तो आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स कॉलिंग ए फंक्शन मेथड इज। जावा स्क्रिप्ट में सिंटैक्स फंक्शन या मेथड को कैसे कॉल करते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं या मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग इसको बोल रहे हैं इन्वोकेशन एक्सप्रेशन। इन्वोक करना मतलब किसी आप फंक्शन या मेथड को कॉल करते हो तो वही इन्वोकेशन एक्सप्रेशन ही कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर इन्वोकेशन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ एन आईपी पैकेट फॉर IPv4 एंड IPv6। मतलब आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बोल रहा है आईपी पैकेट्स की मैक्सिमम साइज मतलब बड़ी से बड़ी कितनी साइज हो सकती है। जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो हम जितना मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज़ उतना पूरा मैसेज नहीं जाया करता। इंटरनेट आवश्यकता के अनुसार उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो उन छोटे छोटे पार्ट में जो उनको बोलते हैं हम लोग पैकेट। तो वो नेटवर्क में हमारा मैसेज पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल्स करता है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पैकेट की फॉर्म में जाता है। तो उस पैकेट की मैक्सिमम साइज होती है 65,535। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर। जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर कौन से होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर बोथ जेएसमिन और पैकर दोनों ही जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर होते हैं। ये दोनों ही वेब पब्लिशिंग टूल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो ये दोनों जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूज टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट। मतलब डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक, जो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक है जिसके अंदर रिसीवर जब मैसेज को यूज करता है तो जब रिसीवर के पास मैसेज आता है तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट में कैसे बनाता है। तो देखो हम लोग थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर में प्लेन टेक्स्ट और ये क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो डिजिटल सिग्नेचर में एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास में एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर होता है और एक हमारा रिसीवर साइड होती है। सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है और रिसीवर जो मैसेज को ले रहा है। अब जब सेंडर मैसेज भेजता है तो हम लोग को पता है कि सेंडर के पास में 2 की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। वैसे ही रिसीवर के पास में भी 2 की होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। ऊपर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, मैंने समझाया एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। दोनों के पास में एक पब्लिक और एक प्राइवेट की है। तो जब पब्लिक की ऐसी की होती है जो नेटवर्क में मौजूद सभी लोगों के पास रहेगी। मतलब जैसे मैंने सेंडर का नाम राम या ए मान लिया है और रिसीवर का नाम बी मान लिया या श्याम मान लिया है, वैसे ही नेटवर्क में एक्स वाई बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। तो जो प्राइवेट की होती है वो ए की प्राइवेट की ए के पास में ही रहेगी, ए को ही पता होगी, और बी की प्राइवेट की है वो बी को ही पता होगी। मगर जो पब्लिक की है बी की वो एक्स को भी पता है, वाई को भी पता है और ए को भी पता है। वैसे ही ए की जो पब्लिक की है वो भी नेटवर्क में सभी को पता होती है। तो जब हम लोग इसमें रूल एक काम करता है कि अगर मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब मैसेज जो डायरेक्ट लिखा रहता है उसको एडिट किया जाता है, तो उसको एडिट करने के लिए हम लोग उसकी एक अगर पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करते हैं तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें प्राइवेट की चाहिए रहती है। अगर इनक्रिप्ट करने के लिए हम प्राइवेट की का यूज करते हैं तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें उसी की पब्लिक की चाहिए। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, ए की पब्लिक की से मैंने किसी मैसेज को इनक्रिप्ट किया है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिएगी। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, हमने देखा कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो उसमें रिसीवर किसको करता है, तो ये पहले सेंडर किसको करेगा। हमें पता है कि बी की जो पब्लिक की है वो सबके पास में, एक्स के पास में, वाई के पास में और ए के पास में भी है। तो सेंडर ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि मैसेज ए ने ही भेजा है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसने सेंडर ने क्या करा कि आपको जो मैसेज भेज रहा है सेंडर अपना जो मैसेज भेज रहा है हम लोग उसका देखते हैं। सेंडर जैसे मैसेज भेज रहा है, ए मैसेज भेज रहा है, तो ए क्या करता है
अपनी प्राइवेट की से एक मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, वो प्राइवेट की यूज करता है और मैसेज को भेज देता है आपके इसके पास में, रिसीवर के पास में। मतलब सेंडर की प्राइवेट की और मैसेज दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तब इनक्रिप्ट हो जाता है और वो मैसेज आपका रिसीवर के पास चला जाता है। अब जब रिसीवर के पास ये मैसेज जाता है तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर का यूज कंफर्मेशन के लिए कि ए ने ही मैसेज भेजा है या किसी और ने मैसेज भेजा है। तो उसके लिए वो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर है जैसे बी, तो बी क्या करेगा, ए की पब्लिक की हमें पता है सभी के पास है नेटवर्क में, प्राइवेट की एक के पास में ही थी तो उसने अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। और बी ने क्या करा, ए की ही पब्लिक की से मैसेज को डिक्रिप्ट करा। अगर मैसेज में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, मैसेज को चेंज नहीं किया गया है, तो वो ए की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैसेज ए ने ही भेजा है और मैसेज को वो पढ़ लेगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपके डिजिटल सिग्नेचर के अंदर रिसीवर मैसेज को किससे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो रिसीवर कन्वर्ट करता है ए की पब्लिक की से, मतलब सेंडर की पब्लिक की से वो आपके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा कि इफ़ ए यूजर, इसका सही आंसर आपके हो जाएगा, अगर एक डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक का यूज कर अगर रिसीवर को हमारे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो वो किसका यूज करेगा, सेंडर की ही पब्लिक की का यूज करेगा, सेंडर की पब्लिक की को यूज करेगा। क्योंकि सेंडर ने अपनी प्राइवेट की जो नेटवर्क में किसी को नहीं पता थी, उसने अपनी प्राइवेट की से कन्वर्ट किया, मैसेज को इनक्रिप्ट किया और इनक्रिप्ट मैसेज प्लस मैसेज को उसने भेज दिया रिसीवर के पास में और रिसीवर ने उसको सेंडर की ही प्राइवेट पब्लिक की से ओपन कर दिया। इससे ये कंफर्मेशन हो गया कि सेंडर वही है, ए ही सेंडर है जिससे ये मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, मैसेज को भेजा गया है। तो सेंडर की पब्लिक की यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ यूजर ए वॉन्ट टू सेंड एन इनक्रिप्ट मैसेज टू यूजर बी, अगर यूजर ए है जो मैसेज करता है यूजर बी को, तो द प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की, तो अगर ए वॉन्ट टू सेंड एन इनक्रिप्टेड मैसेज, अगर इनक्रिप्टेड मैसेज बी को भेजा जाता है तो बी उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करने के लिए बी तो उसको पहले प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट किसके पास रहता है, सेंडर के पास में जो भेजने वाला है, तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्टेड मैसेज में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मैसेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो देखो हम वापस उसी में हमारे पहले वाले पे जाते हैं। ये रूल काम करता है, यहाँ पर तो हमें चेक करना था कि मैसेज उसी ने भेजा है इसलिए हमने डिक्रिप्ट कर लिया, मगर अगर ये वाला ही मैसेज जो हम पिछले डिजिटल सिग्नेचर वाला कंसेप्ट पे काम करते हैं, ए ने अपने प्राइवेट की से किया मैसेज को, XYZ मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजा, तो क्या X और Y बीच में नेटवर्क में अवेलेबल है, ये भी तो इसकी पब्लिक की जानते हैं, ये भी मैसेज को खोल सकते थे। यहाँ तो सब चेक हो रहा है कि मैसेज ए के द्वारा ही भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं, XY भी खोल ले, मगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई हमें मैसेज ही भेजना है जो इनक्रिप्ट करके, मतलब कॉन्फिडेंशियली रखनी है, इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं होनी चाहिए, तो अगर इन्फॉर्मेशंस को बचाते हुए अगर हमें मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगे। जैसे ए को मैसेज बी को भेजना है तो बी ए क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से नहीं, बी की पब्लिक की से, ये क्या करेगा, बी की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, बी की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और सेंडर को भेज देगा। मतलब ये मैसेज किसको भेजेगा, सेंडर को, रिसीवर को भेज देगा। अब रिसीवर के पास में गया, हमें पता है कि अगर एक की पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट होता है तो डिक्रिप्ट होने के लिए उसकी प्राइवेट की चाहिए। बी की पब्लिक की सबके पास थी नेटवर्क में, सेंडर ने बी की पब्लिक की ली, मैसेज को इनक्रिप्ट किया और भेज दिया। अब बी की प्राइवेट की किसके पास में है, ओनली फॉर बी के पास में है, बी की प्राइवेट की बी के अलावा किसी को पता नहीं है, तो बी की प्राइवेट की बी के पास में है, तो बी उस मैसेज को अपनी ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क में मान लो एक्स के पास ये मैसेज पहुंच जाता है, एक्स मैसेज को चोरी करते हुए ये मैसेज एक्स के पास भी पहुंच जाता है, मगर वो बी की प्राइवेट की को नहीं जानता है तो वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा और बी का मैसेज ओनली डिक्रिप्ट होगा सिर्फ बी के द्वारा, क्योंकि उसके प्राइवेट की चाहिए और प्राइवेट की सिर्फ बी को ही पता है, अपनी प्राइवेट की किसी को पता नहीं होती है, तो वो मैसेज कोई और पढ़ नहीं पाएगा। तो जो मैसेज ए ने डिक्रिप्ट किया था, इनक्रिप्ट तो किया था प्लेन टेक्स्ट से, इनक्रिप्शन में किस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको
बी की प्राइवेट की, बी की पब्लिक की और मैसेज को कन्वर्ट करके बी को भेजा और बी उसको प्राइवेट की के थ्रू ओपन करके मैसेज को रीड कर लेता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ए को मैसेज को इनक्रिप्ट फॉर्म में चेंज करना है बी के लिए, तो बी के लिए है ना, ये बोल रहा है बी के लिए अगर हमें मैसेज को चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो बी के लिए करना है तो बी की ही पब्लिक की का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये बोल रहा है बी के लिए इनक्रिप्ट करना है तो किसकी पब्लिक की का यूज करेंगे, बी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यूजर बी की पब्लिक की का यूज किया जाएगा यूजर बी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस हैज PHP सपोर्ट ऑलमोस्ट सिंस द बिगनिंग। कौन सा डेटाबेस है जिसको PHP शुरू से सपोर्ट करता है, तो शुरू से सपोर्ट करता है MySQL को। PHP सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है MySQL को, शुरू से MySQL को वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेटाबेस का है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ए टेबल। टेबल बनाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, तो देखो डेटाबेस में टेबल बनानी है तो बनाने के लिए हम लोग क्रिएट का यूज करते हैं, क्रिएट, और हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, टेबल लिखेंगे। उसको बताना पड़ेगा ना कि हमें क्या चीज़ बनानी है, तो क्रिएट टेबल, और फिर क्या देंगे, जैसे टेबल का नाम दे देंगे। टेबल का नाम, जैसे मैंने लॉगिन की टेबल बनानी है तो टेबल का नाम दे दिया। अब उसके कॉलम का नाम देंगे, जैसे कॉलम बनाना है यूजर आईडी या ईमेल नाम, तो जो भी हमें कॉलम का नेम बनाना है तो वो कॉलम नेम और उस कॉलम का टाइप दे देंगे। जैसे मैंने ईमेल आईडी दिया तो वेयर केयर उसका टाइप दे दिया कि भाई उसकी साइज़ देनी है या जो भी उसका देना है वो हम कॉलम का नाम और कॉलम का टाइप डिफाइन करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम नेम और फिर कॉलम का टाइप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेटा टाइप बेस्ट सूटेड टू स्टोर करंट वैल्यूज़। डेटा टाइप बेस्ट सूटेड स्टोर करेंसी वैल्यू, करेंसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं, तो करेंसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप को यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास में 4 डेटा टाइप दिए गए हैं, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डबल। तो हम लोग कौन से को करते हैं, हम लोग को पता है हम नॉर्मल भी डेटा 1 से 10 तक जो गिनती है हमारे सारे रुपए हम इस 1 से 9 तक के नंबर्स में कर सकते हैं, तो वो नंबर सिस्टम होता है डेसिमल। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं करेंसी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, PHP वेरिएबल आर प्रीसीड बाय। PHP के अंदर जो वेरिएबल हैं वो उनके आगे क्या लगता है, तो PHP के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनको बनाने के लिए वेरिएबल्स के आगे डॉलर का डॉलर का सिंबल लगता है। मैंने @ सिंबल पे कर दिया डॉलर। 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके, डॉलर का सिंबल यूज किया जाता है। डॉलर का सिंबल यूज करते हैं हम PHP के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। इस PHP कोड का आउटपुट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, वाइल लूप लगाया हुआ है। वाइल लूप का मतलब होता है जब तक वाइल लूप में दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो लूप कंटिन्यू चलता जाएगा, वो लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ओके। हम नीचे आएंगे, वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेंगे, लूप के अंदर आएंगे और प्रिंट वो करेगा हाई को। तो यहाँ आउटपुट में जैसे मतलब अगर प्रिंट होता तो हाई को प्रिंट करता, मगर अभी हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर वाइल में कोई कंडीशन नहीं दी है, वाइल का जो ब्रैकेट दिया है वो खाली दे दिया है, तो ये इसकी गलती हो गई, ये सिंटैक्स एरर ही आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एरर, त्रुटि। इसका आंसर हो जाएगा त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग फ्रॉम डेटा इज टू द इनपुट। हम लोग को अगर पहला स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं प्रोसेस करने के लिए, फॉर्म में जो डेटा आता है उसको प्रोसेस करने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, तो पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं वैलिडेट। वैलिडेट को चेक किया जाता है कि वो डेटा हमारा वैलिडेट है या नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वैलिडेट। वैलिडेट को चेक किया जाता है कि हमारा ऑप्शन वैलिडेट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिमूव द स्लेसेस दैट आर एडिड बाय मैजिक कोड्स। मैजिक कोड्स के द्वारा जो स्लेसेस लगी रहती है उनको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्ट्रिप स्लेसेस का।
ये स्ट्रिप स्लैशेस, ये मैजिक स्लैशेस क्या है, जिसको हम लोग बैक स्लैश भी बोल सकते हैं। जो ये बैक स्लैश लगता है ना, इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिप स्लैशेस का। स्ट्रिप स्लैशेस 1 नंबर इसका सही आंसर है। इसको हटाने के लिए हम लोग स्ट्रिप स्लैशेस का यूज करते हैं। अगर ये लगाना होता तो हम यूज करते ऐड स्लैशेस, ऐड स्लैशेस, ऐड लगाकर और फिर स्लैशेस आ जाता पीछे। इसका मेन काम क्या होता है, जो डेटाबेस से हम लोग डेटा रिट्राइव करते हैं या HTML फॉर्म से हम जो डेटा रिट्राइव करते हैं उसको क्लीन करने का ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जावास्क्रिप्ट क्लास रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड बोथ स्ट्रिंग एंड डिफाइन मेथड दैट द यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जो स्ट्रिंग को भी काम में लिया जाता है, तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बोलते हैं REGXP। ये 3rd नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3rd नंबर सही आंसर है REGXP। एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन का काम क्या होता है, पैटर्न को मैचिंग करने के लिए कि यूज आता है, कि जो पहले सर्च करता है और फिर उसको मैच करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए काम में लिया जाता है। स्ट्रिंग को सर्च और रिप्लेस करने के लिए काम लिया जाता है, या पैटर्न को मैचिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड द फाइल हैविंग एक्सटेंशन। जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा रहता है तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा रहता है उस फाइल का एक्सटेंशन होता है JS, जे फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए, JS जावा और स्क्रिप्ट के लिए .js। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको हम लोग कॉल्ड बाय यूजिंग, जावास्क्रिप्ट के कोड को हम किसके द्वारा कॉल कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें अगर कॉल करना है तो हम फंक्शन मेथड का यूज करके जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम लोग को कॉल करने के लिए बहुत सारे फंक्शन या मेथड होते हैं, जैसे ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन सबमिट, इस तरह के फंक्शंस या मेथड का यूज करके हम लोग बटन बना दिया, उस बटन पे हमने ऑन क्लिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो ऑन क्लिक मेथड को कॉल कर देगा, या ऑन लोड, ऑन सबमिट, ये सारे जो फंक्शंस या मेथड को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में से इनमें से किसको एरर के रूप में नहीं देखा जाता है, तो जावास्क्रिप्ट में एरर के रूप में किसको नहीं देखा जाता, देखते हैं। ऑप्शंस बोल रहा है सिंटैक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलन, डिवीजन बाय जीरो, या ऑल ऑफ दिस। ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इसमें से एरर किस में नहीं आएगी। अगर सिंटैक्स एरर है तो आपके एरर आएगी, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मिसिंग सेमीकोलन, अगर सेमीकोलन की मिसिंग है इसका मतलब वो भी आपकी सिंटैक्स एरर ही है, तो वो भी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगी। डिवीजन बाय जीरो, यस डिवीजन बाय जीरो है, इससे कोई भी जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगी। डिवीजन बाय जीरो करने से जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आती। एक्चुअली होता क्या है, जीरो डिवाइड बाय अगर जीरो लिखा रहता है तो वो तो भेज देता है नन, NaN को रिटर्न कर देता है। और अगर यही आपका किसी पॉजिटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी नंबर देगा, इन्फिनिटी। और अगर किसी नेगेटिव नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी नंबर देगा, मगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, उसको एरर नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन। जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखा जा सकता है, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग JS फाइल बना भी सकते हैं और उसको HTML के कोड के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का सही हो जाएगा, डायरेक्टली इनटू JS फाइल एंड इंक्लूडेड इनटू HTML। हम लोग सीधे उसको JS फाइल में और HTML फाइल में शामिल किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इज ए लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट कैसी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नाम से भी पता आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब इजी टू लर्न हो जाए, इजी टू यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंटैक्स फॉर इंटीजर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा सिंटैक्स यूज किया जाता है इंटीजर वेरिएबल के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं वेर नम।
वेयर नम। हम लोग इंटीजर के लिए क्या, हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी इनपुट करना हो, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेयर वेरिएबल का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को या इंटीजर को डिफाइन करने के लिए। ये 1995 से लेके जो 2015 तक तो वेयर नम यूज की जाती थी। 2015 तक अगर हम अभी भी ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, अगर ओल्ड वर्जन पे हैं तो हम VAR वेयर ही लिखेंगे, वेयर ही लिखेंगे। मगर अगर हमारी 2015 में इस जगह लेट LET और कॉन्स्ट ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए काम आने लग गए। CONST, थोड़ा मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ लेना। CONST कॉन्स्ट। कॉन्स्ट तो ये क्या होता है, कॉन्स्ट तो वो वेरिएबल जो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो उनके लिए तो हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। 2015 वाले वर्जन से ये स्टार्ट हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना। 1995 से लेके 2015 तक हम वेर ही डिक्लेयर करते थे। आज भी अगर हम पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं तो वही करेंगे, VAR ही लिखेंगे। मगर नया वर्जन है तो हम लोग कॉन्स्ट और लेट का यूज करेंगे। और लेट का मतलब जो वैल्यू चेंज हो रही हो, तो जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे 2 नंबर ऐड करने, 4 और 5 को ऐड करना है, तो मैं 4 और 5 को जो डिक्लेयर करूँगी वो तो कर दूँगी कॉन्स्ट से। 4 और 5 को, जैसे मैंने इसको A1 में डाला और इसको A2 में डाला है, तो A1 और A2 को तो मैं कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दूँगी। मगर इसको मैं C में, आउटपुट C में ले रही हूँ, तो C को मैं किस में डिक्लेयर कर दूँगी, लेट में, क्योंकि C की वैल्यू तो चेंज हो रही है, 9 हो रही है। तो ये जो वैल्यू चेंज होती है वो तो हम लेट में, LET में, और जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसको कॉन्स्ट में सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए बुल्ट इन एग्रीगेट फंक्शन इन SQL। SQL में इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? एवरेज, मैक्स, टोटल, काउंट। टोटल फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। टोटल फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन आपका नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? एवरेज होता है, मैक्स होता है, इसके अलावा मिनिमम भी होता है आपके एग्रीगेट फंक्शन, और काउंट भी होता है, और सम होता है। एक और फंक्शन हो गया आपके सम। तो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम और काउंट। टोटल एग्रीगेट फंक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल शुड बी केस। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो आपके सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव का मतलब छोटे a का और बड़े a को अगर आप डिक्लेयर करते हो तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, उसमें दोनों डिक्लेयर कर दो वो एक ही इक्वल लेके चलता है, मगर इसमें आपकी केस सेंसिटिव होती है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को केस सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग ट्रीटेड इन HTML डॉम्स। HTML डॉम के अंदर सभी को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो इसको सभी को ट्रीट किया जाता है नॉड की तरह। HTML डॉम में जितने भी चीज़ें होगी उनको सबको कैसे ट्रीट करेंगे? नॉड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट इन HTML डॉम। HTML डॉम के अंदर फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का क्या काम होता है? तो HTML डॉम में हम लोग फॉर्म का काम ही यूजर इंटरफेस एलिमेंट के लिए करते हैं। फर्स्ट का 33 का आंसर हो गया फर्स्ट, यूजर इंटरफेस एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म द हायर लेयर TCP/IP एंड डिवाइडेड ए मैसेज ओवर द इनटू स्मॉलर पैकेट विच आर ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। तो वो कौन सा TCP/IP का उच्चतम लेयर होता है जो फाइलों में संदेश को छोटे पैकेट में विभाजित करता है और इंटरनेट पे भेजता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है आपके टेलनेट। टेलनेट का काम होता है कि TCP/IP पे आपके इंटरनेट पैकेट्स का ध्यान रखें, उनको पैकेट्स को डिवाइड करें, तो ये काम होता है टेलनेट का। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके मैसेजिंग के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिससे आप फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज अलाउड इन ए जॉइन व्यू। जॉइन व्यू में कौन से ऑपरेशन अलाउ है? जॉइन व्यू में हम कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउ करते हैं? तो कौन कौन से ऑपरेशन है देखते हैं। फर्स्ट है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। ये सारे ही ऑपरेशन जॉइन व्यू में
किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जॉइन का मतलब है आपके दो टेबल हैं, उन दोनों टेबल को कंबाइंड करके एक टेबल बना देना। तो इन दोनों को कंबाइन करके, या फिर आपके ये इंसर्ट का मतलब किसी एक टेबल में भी डाल सकते हो या किसी दोनों टेबल में भी डाल सकते हो, मगर यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि जॉइन में कौन सा व्यू हो रहा है, सॉरी मतलब इसमें कौन से व्यू दे रहे हैं। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस तीनों कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। जॉइंट टाइप इन जॉइंट कंडीशन, जॉइंट कंडीशन के लिए कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, मतलब आप किस तरह टेबल को, ये जो दो टेबल्स हम लोग जॉइंट कर रहे हैं इनको आप किस तरह जॉइन करते हो। तो इनको जॉइन करने के तरीके होते हैं 5 तरीके। 5 तरीके से हम लोग इनको जॉइन कर सकते हैं। सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ये 5 तरीके के जॉइन होते हैं। इनर, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, ये 5 तरीके के इसमें जॉइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट मैसेज इन क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड। इनपुट मैसेज को क्रिप्टोग्राफी में क्या बोलते हैं? अभी हमने आगे भी बहुत इसको डिटेल में देखा था। जो हमारा मैसेज अंदर आता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। उस प्लेन टेक्स्ट को हम इनक्रिप्ट करते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, की वी लगाते हैं, तब वो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट। तो ये पूछ रहा है कि इनपुट में जो टेक्स्ट होता है वो कैसा होता है? ये प्लेन टेक्स्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन एग्जाम के लेवल में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू ट्रांसफरिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यूनी टू। मतलब आपको अगर क्रिप्टोग्राफी का यूज करके आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग वो क्यों करते हैं, कि मतलब किसके लिए करते हैं? सिक्योर रखने के लिए एंड इम्यूनी टू मतलब किससे तो हमें अटैक से बचाने के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं? मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। हम मैसेज को क्यों इतना इनक्रिप्ट कर रहे हैं, फिर उसको खोलना पड़ रहा है? तो हमले से बचाने के लिए और मैसेज को कोई चेंज नहीं कर दे या कोई पढ़ ना ले, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो अटैक को से सिक्योर करने के लिए, अटैक से अप्रभावित रखने के लिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फिगर नंबर 1 इज आरेख में नंबर 1 पे क्या है? तो ये किसको बता रहा है? नंबर 1 पे है वो, ये बता रहा है आपके वेव लेंथ स्विच का। ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है आपके वेव लेंथ स्विच का। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, तरंग दैर्ध्य स्विच, जिसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर इज ऑफ टोपोलॉजी। नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर किस तरह आपस में कनेक्ट हैं? नेटवर्क में हमें पता है एक नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर से मिलकर बना रहता है। तो उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं उसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्यों है? क्योंकि इसमें सारे ही कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजना है और किसी कारणवश हमारा एक नेटवर्क ख़राब हो जाता है, एक रास्ता टूट जाता है, तो वो कैसे भी मैसेज को दूसरे रास्ते के थ्रू भेज देता है। तो ये हमारी इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो ये किसका डायग्राम है? मैश टोपोलॉजी का। तो गाइज़ आज हम लोग ने 40 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस डालूंगी। आज के लिए हम 40 तक क्वेश्चन करेंगे, आप इनको रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।